हेलो वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए खास इसीलिए होने वाला है जिसने आज एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो ये बेहद खास है, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया उनके लिए भी ये बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप लोग भी इसकी प्रिपरेशन करेंगे। दोस्तों, आप देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। जो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं अभी के वीडियो में। इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर को हम देखेंगे 40 क्वेश्चन और इसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। आप देखना, इसमें से आपको शायद 2 या 3 क्वेश्चन में डाउट देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको पूरी 100% आपको सही यहाँ पर आंसर बताए जाएंगे। आंसर की आएगी, आप मैच कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, कमेंट आप करेंगे उसका मैं पूरा आपको रिप्लाई भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये एजुकेशन एंड नहीं था, यहाँ पर को एजुकेशन मेरे हिसाब से एजुकेशन ऑफ मैन होना चाहिए था, ठीक है ना। तो एजुकेशन ऑफ मैन के राइटर हैं F.A. फ्रॉवेल, ठीक है। F.A. फ्रॉवेल हैं एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के राइटर, ठीक है। चलिए अगला है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे, ठीक है। तो किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता भी कौन है दोस्तों, ये हैं F.A. फ्रॉवेल ही हैं, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। इन्होंने इसकी 1840 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है ना, 1840 में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। दोस्तों, शिक्षण कौशलों के प्रयोग, जो टीचिंग स्किल्स हैं उनके प्रयोग से क्या विकसित होता है, उससे अधिगम विकसित होगा, ठीक है ना, अधिगम। तो यार यहाँ पर समझने वाली बात है ना, अगर आपके टीचिंग स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स का आप जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे अधिगम उतना ज़्यादा प्रभावित होगा, यानी कि अधिगम बढ़ेगा, ठीक है ना। लर्निंग बढ़ेगी उससे, है ना, लर्निंग का विकास होगा। डेवलपमेंट किसका होगा, आप एक टीचर है वो अगर टीचिंग स्किल्स का यूज करता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करता है टीचिंग स्किल्स का, तो उससे क्या होगा, बच्चे ज़्यादा मात्रा में सीखेंगे, यानी कि लर्निंग का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं इस आंसर में, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन का शब्द है, ये वेलेर से हुआ है, ठीक है, VALERE से हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर को सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुशासन प्रेम पर आधारित और नियंत्रित होना चाहिए, ठीक है। तो अनुशासन जो है प्रेम पर आधारित और नियंत्रित होना चाहिए, ये कथन किसका है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर को इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसलिए मैं आपको गलत भी इसको बताना नहीं चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका जो है हम वेट करेंगे आंसर के आने का। अगर आपको ये पता है आपको, तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मैं गलत आंसर आपको नहीं बताऊंगा, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है तो मैं इस आंसर को नहीं बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद अगला है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत दोस्तों 9 क्षेत्र सम्मिलित हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप चाहेंगे डिटेल में बताना तो मैं डिटेल में भी बता दूंगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला है, CIET का पूरा नाम क्या है, यानी कि पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो इसका पूर्ण रूप है दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर को सही हो जाता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगला है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 में। ऑप्शन डी यहाँ पर को सही हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, भारत सरकार के तहत एक धारा 25 है, तो धारा 25 के कंपनी के रूप में इसकी जो है स्थापना हुई थी कब, 1995 में। चलिए अगला है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। तो ये जो है 1958 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, ये पुरस्कार जो है शिक्षकों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किया गया था 5 सितंबर 1958 को। 5 सितंबर को ये दिया जाता है, ठीक है, 5 सितंबर को दिया जाता है पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है, ठीक है। तो व्यक्तित्व विकास में कौन सा सहायक है दोस्तों, देखिए अगर व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसके लिए आपको पाठ्य सहगामी क्रियाएं बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, ये भी है, और उसके बाद परियोजना कार्य भी है, खेल भी है। चलिए ये 2 तो आप मान लीजिए। उसके बाद तीसरे में अगर आपको समझ में मान लीजिए 1% नहीं भी आता है तो ये दोनों तो हैं ही, और उसके बाद ये भी मानेंगे तो हम ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब अगर आप किसी की पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करना चाहते तो उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्रियाएं भी करानी पड़ती हैं, खेल भी ज़रूरी है, परियोजना कार्य भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि हम कह सकते हैं ये सभी, इसका उपरोक्त सभी सब सही होंगे। अगला 11वां है, कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में
नहीं होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के द्वारा दोस्तों आप समझ सकते हो यहाँ पर भावात्मक क्षेत्र में नहीं होगा। ठीक है ना, भावात्मक क्षेत्र में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षण विधि जो है कौन सी नहीं है? प्रोजेक्ट, प्रदर्शन, कहानी और ह्यूरिस्टिक। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि भी शिक्षण विधि है, कहानी कथन जिसको हम लेक्चर भी कह सकते हैं ना, कहानी सुनाना, और ह्यूरिस्टिक ये भी है। जो प्रदर्शन है दोस्तों, यहाँ पर प्रदर्शन जो है किसी भी शिक्षण विधि होती है तो शिक्षण विधि के अंतर्गत इसको हम प्रविधि के तौर पर यूज करते हैं, प्रदर्शन विधि को। ठीक है, किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन करना ये उपविधि होता है, प्रविधि होता है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला है CAI यानी कि कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। तो किसको बना सकते हैं दोस्तों? देखिए, कंप्यूटर सह अनुदेशन में जो है व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना और अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना भी ये सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? तो शिक्षण कौशल कौन सा नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिए उद्दीपन भिन्नता भी है, विन्यास प्रेरणा भी है और खोजपूर्ण प्रश्न भी। ये तीनों जो है टीचिंग स्किल्स हैं। बाकी इसमें सत्ता की आलोचना करना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण विधियों का विकास करना। और वैसे तो आप जो भी अगर टीचिंग एप्टीट्यूड या इसको कोई भी देखते तो सभी आंसर आपको सही लगेंगे, लेकिन जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसमें एक माहौल बनाया जाता है, जैसे क्लास का माहौल होता है तो उसमें प्रैक्टिस की जाती है। तो उससे क्या होता है, टीचिंग के जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को डेवलप करना ही एकमात्र यहाँ पर को उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और कहीं ना कहीं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना भी यहाँ पर थोड़ा सा लगता है, इसको भी दिया जाए, लेकिन हम जाएंगे शिक्षण कौशल विकास को बढ़ाने के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर प्रबल दावेदार है। यहाँ पर अगला है निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। तो अभिक्रमित अनुदेशन दोस्तों आपको पता है ये BF स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला है UGC की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों UGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, 1956 में हुई थी UGC की स्थापना, नवंबर में हुई थी ये। ठीक है, नवंबर 1956 में हुई थी। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक कार्यक्रम के रूप में। ठीक है, तो सामाजिक कार्यक्रम दोस्तों इसमें भारतीय महिलाओं के लिए, चाहे वो SC की महिलाएं हैं, ST की महिलाएं हैं या फिर कोई भी महिला है, तो उनके शैक्षिक अवसर की बराबरी के संबंध में बात की गई है। हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक कार्यक्रम के रूप में इस पर विचार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे है शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर को थोड़ा सोचने वाली बात है। जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसके अंतर्गत जो भी यूज़ करते हैं वो उससे बहुकेंद्रीय उपागम आप कह सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर को थोड़ा सा जो है हम जाना चाहेंगे कठोर शिल्प उपागम के साथ भी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आपको क्या लगता है? इन दोनों का हम वेट करेंगे आंसर की आने का। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, हमको 2 या 3 क्वेश्चन में आपको डाउट यहाँ पर देखने को मिलेगा और बाकी सारे क्वेश्चन आपको सही देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पर को A और C में थोड़ा कन्फ्यूजन है। आप अगर इसका सही आंसर जानते तो कमेंट करके बाकी लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। अगला है ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वैसे तो इसमें आप देखेंगे ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, ये कुछ इस तरीके के संप्रेषण के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया कि क्या होता है ली थायर। बाकी जो ये जितने भी, जैसे किसी ने भी साइंटिस्ट ने मान लो कोई चीज़ कहा होता है या किसी मनोवैज्ञानिक ने कोई कोटेशन या कोई परिभाषा दी होती है या कुछ बताया होता है तो वो बिल्कुल उन्हीं के अनुसार होता है, उसमें कोई तोड़ मोड़ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ली थायर के अनुसार ये इसका जो है बिल्कुल सटीक जवाब नहीं है। तो ठीक है, अगला है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1973 में, 1973 में हुई थी दोस्तों। अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकायों के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो कब की थी? 1973 में की गई थी। ठीक है, अगला है कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ था, 1964 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कोठारी आयोग का, ये कोठारी जो थे इसके इनका पूरा नाम था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी
और उस समय दोस्तों ये यूजीसी के अध्यक्ष भी थे, ठीक है ना। चलिए अगला है, सभी राज्यों के कम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, सभी राज्यों में कम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, ये सुझाव किसका था? तो दोस्तों ये सुझाव था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सुझाव ये है, लेकिन मैं इसको 100% नहीं कहूँगा, 90% इसका सही यही हो सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ये सुझाव था। अगला, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं। तो शिक्षण कार्य के मुख्य घटक दोस्तों आप समझते हैं शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ठीक है। ये तीनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जॉन डीवी ने भी इसको एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा था, ठीक है ना। शिक्षण को, तो शिक्षण अधिगम, इसमें शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। तो मूल्यांकन का क्षेत्र दोस्तों व्यापक होता है, यानी कि हम कह सकते हैं विस्तृत होता है, ठीक है ना। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों शिक्षण एक कला है, बिल्कुल सही है, शिक्षण एक कला है। शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, ये भी सही है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, दोस्तों ये कैसे हो सकता है? शिक्षक जन्मजात कैसे हो सकते हैं? शिक्षक जो है शिक्षक अपने मतलब वो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तब जाके शिक्षक बनते हैं। जन्मजात कोई शिक्षक नहीं बन सकता है। मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए इन दो सही हैं, और उसके बाद तीसरा यहाँ पर को गलत है, हमको सत्य नहीं है चुनना था, यानी कि असत्य चुनना था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगला है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा है की गई थी, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अगला, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब हुई थी? 1980 में हुई थी, अप्रैल में, ठीक है ना। कब हुई थी? अप्रैल 1980 में हुई थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रूसा का पूरा नाम है, RUSA का पूरा नाम जो है क्या है यहाँ पर पूछा है, तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसका पूरा नाम है, और इसको लॉन्च किया गया था 2013 में, ठीक है ना। 2013 में लॉन्च किया गया था इसको। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? दोस्तों कंप्यूटर का कार्य जो है मूल्य विकास करना नहीं है, बाकी आंकड़ों का परीक्षण करना भी है ही, प्रक्रियाकरण करना है, लेखा परीक्षण के लिए होता है, शिक्षण की न्यायपूर्ति के लिए होता है। यहाँ पर मूल्य विकास के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। वैल्यू डेवलपमेंट के लिए कंप्यूटर का यूज नहीं होगा, या फिर कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को शर्तों में इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, तो ये राममूर्ति समिति को दिया जाता है, ठीक है। राममूर्ति समिति को ऑप्शन ए में यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ये बिल्कुल सही जवाब है, इसके साथ हम जा सकते हैं। उसके बाद अगला है, एनसीटीई का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? दोस्तों एनसीटीई आपको पता ही है, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, तो इसका मुख्य जो कार्य है वो किस क्षेत्र में होगा? शिक्षा के क्षेत्र में होगा, ठीक है ना। चलिए आगे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको पता ही होगा, ये सैम पित्रोदा जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। ज्ञान आयोग की स्थापना जो गठन हुआ था 2005 में हुआ था, ठीक है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली 2006 से शुरू हुई थी, इतना आपको इसके बारे में पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाला दर्पण परियोजना का संबंध है दोस्तों आदर्श विद्यालय, इसका सही जवाब हो सकता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, RTE एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे गए हैं? तो इसका सही जवाब है 12(1) के C के अंतर्गत, ठीक है ना। तो 12(1) C के अंतर्गत टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाइए, इसकी पूरी डिटेल में आपको दे दूंगा जानकारी, ठीक है ना। जो भी आपको जिसमें डाउट लगे या कमेंट करके बताएंगे तो कमेंट में पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला है, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित। दोस्तों ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम समुदाय, ये सभी के लिए है, ठीक है ना, सभी बालिकाओं या महिलाओं के लिए है ये, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर को हम कह सकते हैं कि इसका सही जवाब डी होने वाला। उसके बाद अगला, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिशों के क्या आधार थे? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो है मुदालियर थे, ठीक है, LS मुदालियर। देखिए माध्यमिक M से शुरू होता है और मुदालियर भी M से शुरू होता है, इस तरीके से एक ट्रिक बना सकते हैं इसको। तो ये किसके के अध्यक्ष कौन थे? LS मुदालियर। अगला, राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था, तो किससे था भाई? ये
जो है उच्च शिक्षा से था इसका, ठीक है। उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना, उच्च शिक्षा से था। उसके बाद अगला है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश किसने की थी। दोस्तों यहाँ पर कोई इस क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, तो मैं इसके लिए आपको कुछ बताऊंगा नहीं, आंसर की का वेट करेंगे। इसका इंतजार मुझे भी है, आपको भी है। जितने क्वेश्चन मेरी विवेक और मेरी समझ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे लगे, मैंने आपसे शेयर किए। आपको अगर कोई आपकी विवेक और समझ से आपका को कोई दूसरे आंसर या कोई डाउट लगता है, तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए, ताकि मुझे भी क्लियर हो, बाकी लोगों तक भी ये चीज़ क्लियर आए। दोस्तों हमारी एक लर्निंग की सोसाइटी है, हमारा एक जो यूट्यूब की फैमिली है, जितने भी मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, हम चाहते हैं कि सभी को ज्ञान मिले, चाहे वो मेरे द्वारा मिले, किसी दूसरे मेंबर के द्वारा मिले। तो आप भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कमेंट करिए, आपके कमेंट मुझे अच्छा लगेगा, मैं पिन करूँगा और बाकी लोगों को उसको बताऊँगा, ठीक है ना। तो आप भी डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में, और हमें भी बताएंगे, दूसरों को भी बताएंगे। इस तरीके से हम एक घरेलू माहौल बनाकर सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। इसका अगला पार्ट फिर मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, धन्यवाद।